लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा था एफटीपी काम कैसे करता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं एचटीटीपी मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये डिज़ाइन ऐसा किया गया है, ये HTML टैग के ऊपर वो पूरा क्रिएटिव लिंक ऊपर चलता है। मतलब जब आप वेब सर्वर से वेब ब्राउज़र जब आप कनेक्ट करते हो, मतलब आपका वेब ब्राउज़र मतलब हम लोग जो क्लाइंट पीसी होते हैं वो जब कोई रिक्वेस्ट डालता है तो वो कहाँ पे जाता है, वेब सर्वर पर। तो रिक्वेस्ट कौन से प्रोटोकॉल ले जाता है, ये मेन प्रोटोकॉल है हमारा HTTP। मतलब ये हमारा रिक्वेस्ट ले जाना और ले आना वो काम कौन करता है, HTTP। आप अगर चाहे नाम लिखो या IP एड्रेस लोगो तो भी ऑटोमेटिकली HTTP आगे लग जाता है। तो HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये बेसिकली हमारा क्लाइंट टू सर्वर के बीच में जो रिक्वेस्ट ले जाना, एस्टैब्लिश नेटवर्क कनेक्शन करना, वो हमारा कौन करके देता है, हमारा HTTP। मैं आपको इसका सिमुलेशन बताना चाहता हूँ पैकेट ट्रेसर के ऊपर कि किस तरह वो बनता है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सर्वर लूँगा। जैसे पैकेट ट्रेसर ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको सर्वर दिखेगा। मैंने सर्वर यहाँ पे ले लिया है, राइट। और उसके बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए HTTP बना के बताता हूँ बेसिकली काम कैसे करता है, वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। अब उसके बीच में एक सर्वर के बीच में एक स्विच लगा देता हूँ 24 पोर्ट का, और कनेक्टिविटी में सिर्फ 3 PC रखता हूँ। और कनेक्टिविटी स्ट्रेट थ्रू केबल से मैं कर रहा हूँ सर्वर को कनेक्ट स्विच के साथ। कोई भी पोर्ट ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको देना है, जो भी आप पोर्ट लगाओ ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा, बट ऑरेंज होने में ऑरेंज रहेगा, फिर ग्रीन होने में टाइम लगता है, ठीक है। मैंने कनेक्टिविटी कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, अपने सर्वर पे जाऊँगा। अपने सर्वर पे सबसे पहले आपके अपने डेस्कटॉप पे IP देना है, स्टैटिक IP देना है। मतलब आपका स्टैटिक में सिर्फ HTTP जो बेसिकली काम कैसे करता है, वो कन्फिगर कैसे होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। IP कन्फिगर के पे गए, IP आप जो भी डालो, जैसे मैं यहाँ पे डाला हूँ 192.168.1.1, और इसका जो सर्वर का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा वो रहेगा मेरा 192.168.1.1। आपको IP दे दिया। फिर उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, सर्विस पे जाना है। कहाँ पे जाना है, सर्विस पे जाना है। अब सर्विस पे गए। अब सर्विस के अंदर देखो HTTP के अंदर ये वाला जो इंडेक्स वाली फाइल है उसको आप इंपोर्ट नहीं करना, आपको एडिट करना है, कुछ भी लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा जो HTML टैगलाइन होता है, जैसे वेबसाइट बनती है उसमें HTML करके उसका ब्रांड ने जो भी, तो यहाँ पे पैकेट ट्रेसर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना वेलकम टू, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ learn 1, ठीक है। अरे ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया learn 1 और इसको सेव कर देना है, राइट। अब आपका HTTP जो सर्विस है वो ऑन हो गया। देखो दोनों जगह HTTP भी है और HTTPS भी है दोनों, बट मैं अभी HTTP ही कर रहा हूँ, राइट। अब ये मेरे सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया HTTP का। अब मुझे क्या करना क्या है कि ये सब अभी क्लाइंट के ऊपर IP देना बाकी है, जो स्टैटिक IP दूंगा। मैंने DHCP काम नहीं करवा रहा हूँ, तो DHCP डेस्कटॉप पे जाके IP कन्फिग करके आपको IP देना 192.168.1. वहाँ पे 1.1 दिया था सर्वर पे, तो यहाँ पे 1.2 आ जाएगा। और उसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा 192.168.1.1। इसी तरह ये दूसरे PCB में मैं सेम कर दूंगा IP कन्फिग के अंदर जाके 192.168.1.3 और उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1 कर देना है, राइट। सेम आपको यहाँ पे भी करना है डेस्कटॉप पे 192.168.1.4 और 192.168.1.1 कर देना है, राइट। इतना करने के बाद आपका सबसे पहले पैकेट चेक कर लेना है, सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर्वर से कनेक्टिविटी है कि नहीं। ये सक्सेसफुली आ रहा है, देखो यहाँ पे वापस ये पैकेट इस को सेंड कर रहा हूँ, सक्सेसफुली हो रहा है, राइट। यहाँ पे भी जा रहा है, सक्सेसफुली हो रहा है, राइट, सक्सेसफुली हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने जो HTTP बनाया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये मेरा सर्वर है, अभी ये सर्वर के ऊपर एक सिस्को का पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना है। मैंने उसका HTTP ऑन करके उसका IP सब दे दिया। ये मेरा क्लाइंट मशीन ये सर्वर के साथ कनेक्टेड है। अब वो रिक्वेस्ट करेगा उसका वेब सर्वर ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक यहाँ पे वेब सर्वर आता ही है पैकेट ट्रेसर का। जैसे ही मैं यहाँ पे वेब सर्वर पर क्लिक करूँगा, मैं URL टाइप नहीं करूँगा, सिर्फ IP एड्रेस भी लिखूँगा 192.168.1 करके एंटर दूंगा,
तो देखो वो पेज ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने उसका HTML का पूरा कोडिंग के ऊपर चलता है, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया वेलकम टू लर्न वन। फिर यहाँ पे उसका सिंपल पेज आएगा, जो भी हेलो वर्ड टाइप किया होगा उन लोगों ने, कॉपीराइट का जो चीज़ लिखी हुई है वो सारी चीज़ें। तो देखो जैसे ही मैंने 192.168.1 किया, बट ऑटोमेटिकली आगे एक प्रोटोकॉल यूज़ हो गया जो यूज़ होता है HTTP, मतलब वो 80 नंबर के पोर्ट पे काम करता है। कौन से नंबर पे काम करता है? 80 नंबर का। इसी तरह दूसरे पीसी भी जब रिक्वेस्ट डालेगा तो वो भी IP ही से ही करना है। उसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.1.1 एंटर करूँगा तो देखो यहाँ पे आ गया, उसका वेब सर्वर ओपन होगा और ऑटोमेटिकली आगे HTTP भी लग गया। अब जैसे ही आप कोई ब्राउज़र पे सर्च कर रहे हो, आप आगे सिर्फ इतना लिखते हो कि जैसे यहाँ पे लिख रहे हो google.com, सिंपल आपने एंटर किया और ऑटोमेटिकली आगे आपको कहाँ क्या आ गया। देखो यहाँ पे एक और प्रोटोकॉल यूज़ होता है HTTPS। S का मतलब होता है सिक्योरिटी, मतलब आपका जो प्रोटोकॉल है वो सिक्योर। और यहाँ पे अगर पैडलॉक, ये जो साइन देख रहे हो ना, पैडलॉक बोला जाता है, यानी आपकी वेबसाइट सिक्योर है, मतलब मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ इस पर। HTTP सिर्फ होता है तो इतना ट्रस्टेबल नहीं होता है, क्योंकि हमारा डेटा लॉस होने के, हमारा डेटा चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यार, हमारे सिस्टम के ऊपर हार्म होने का ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो हमेशा जब भी हम लोग देखते हैं तो ये जो S है वो है HTTPS, मतलब सिक्योर्ड मतलब इसने अपनी वेबसाइट को सिक्योर करके रखा हुआ है। और यहाँ पे आपका पैडलॉक होता है, देखो कनेक्शन सिक्योर यहाँ पे आपको बता ही देगा, और उसका कुकीज़ जितना है वो, और उसका सर्टिफिकेट वैलिड डेट आप देखना चाहोगे गूगल का तो यहाँ पे आपको वैलिड डेट भी उसका बताता है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा वेबसाइट सिक्योर है, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ इसके ऊपर, अदर कोई वेबसाइट पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो आप सपोज़ मान लो कि कोई ऐसी वेबसाइट है जो आपने ओपन किया, जैसे song.com ओपन करोगे तो HTTP ही आएगा और यहाँ पे पैडलॉक का साइन नहीं आएगा। तो ये जो HTTPS जो प्रोटोकॉल है वो बेसिकली 80 नंबर के पोर्ट पे नहीं काम करता है, वो 443 पे काम करता है। किस पे काम करता है? 443 पे काम करता है, राइट। तो वही चीज़ मैंने आपको दोनों प्रोटोकॉल एक साथ बताया, HTTP और HTTPS। तो ये HTTP भी मैंने आपको कॉन्फ़िगर करके बताया, जैसे ही आप IP डालते हो तो ऑटोमेटिकली वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट किसके थ्रू कौन लेके गया? हमारा HTTP लेके गया वेब ब्राउज़र से वेब सर्वर को कनेक्ट करने का काम। और इसके अंदर जो पूरा कॉन्फ़िगर बेस हो जाए वो HTML बेस पे ही काम होता है। जैसे आप IP डालोगे ऑटोमेटिकली वो वर्क हो जाता है। और फिर जो हमारा जो वेब सर्वर बनता है या हमारा वेबसाइट बनती है तो उसका एक डोमेन होता है, वो डोमेन के हिसाब से वो पूरा काम किया जाता है, राइट। तो ये दोनों प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिए, HTTP और HTTPS। देखो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर जो है यहाँ पे बताया है मैंने 443 पे काम करता है, और सिक्योरली जो सर्वर होता है वहाँ पे सिक्योरली, और उसका पैडलॉक का जो साइन होता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, राइट। इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है, इसका जो डेटा जाता है, जो HTTP जो जाता है वो इंक्रिप्टेड नहीं होता है इतना, बट HTTPS के थ्रू जो सर्टिफिकेट होता है वो क्या करता है? अपने डेटा को इंक्रिप्ट करके आगे वेब सर्वर को भेजता है, और वेब सर्वर वापस से इंक्रिप्ट करके हमारे पास वो डेटा अवेलेबल करता है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे फेसबुक लिख लो, facebook.com लिख लो या fb.com लिखो, आगे HTTPS लगेगा ही, क्योंकि वो आपकी रिक्वेस्ट आगे ले जाता है। वो आगे रिक्वेस्ट ले जाने का काम ही वही, और उसका पोर्ट नंबर जो सर्विस आइडेंटिफाई करता है ये 443 पे करता है, और HTTP जो है वो 80 नंबर के पोर्ट पे वो काम करता है, राइट। आगे जो है हमारा टेलनेट। तो टेलनेट क्या होता है कि बेसिकली रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है। ये कमांड लाइन प्रोटोकॉल है। क्या है? कमांड लाइन पे पूरा बेस पे वर्क करता है। किस पे काम करता है? बेस टेलनेट हमारा कमांड लाइन बेस के ऊपर काम करता है। तो मैं आपको इसका सिमुलेशन प्रैक्टिकल बता देता हूँ किस तरह होता है, ठीक है। तो टेलनेट क्या करता है? हमारा बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन, इसका एक कमांड होते हैं जो मैं आपको इसको पैकेट ट्रेसर के अंदर बताना चाहता हूं। बट अब हम लोग क्या करेंगे, जब CCNA जब स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर टेलनेट कॉन्फ़िगर कैसे होता है वो मैं आपको बता दूंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप इसके कमांड्स में आपको बता दूंगा किस तरह। बट यहाँ पे इतना याद रखो, प्रोटोकॉल ये काम क्या करता है कि कमांड लाइन, मतलब किसी को रिमोट एक्सेस करके अपने नेटवर्क को उसका ट्रबल शूट करना है या कुछ भी करना है तो ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। जिस पे RDP प्रोटोकॉल यूज़ होता है तो वो ग्राफिकली था, बट टेलनेट जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस पे चलता है, पूरा कमांड लाइन पे पूरा एक्सेस होता है, राइट। तो ये भी प्रोटोकॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल माना जाता है टेलनेट। और वो कौन से पोर्ट पे काम करता है? 23 पे वो काम करता है।
उसके बाद ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल बेसिकली मैं आपको इसका सिमुलेशन अगर मैं बताऊं तो जैसे वो क्या करता है कि एक सिस्टम, मैं आपको पैकेट ट्रेसर पे ही ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे ये मेरा पूरा कनेक्टिविटी तो है, राइट। अब ये जो डेटा A और A ने B को डेटा जब भेज रहा है तो उसके बीच में वो डेटा तो ब्रॉडकास्ट तो होगा ही, बट वो क्या करेगा, मुझे पर्टिकुलर, मेरा तो मैक एड्रेस तो मेरे सिस्टम पे तो है ही, स्विच के साथ तो कनेक्टिविटी तो है ही मेरा मैक एड्रेस, बट इसको कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा IP से। किसके IP से? IP B का पूछेगा भाई तुम्हारा IP एड्रेस क्या है और तुम्हारा मैक एड्रेस क्या है, तब वो जाके वहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो प्रोटोकॉल यूज़ होता है ARP। मैं आपको सिमुलेशन करके ऊपर बताता हूँ। मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ। सिर्फ सिंपल 2-3 स्विच, एक स्विच लगा के मैं आपको बताता हूँ और उसके साथ 2 PC या 3 PC कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। 1 2 3 4 कर देता हूँ, राइट। 4 PC कर दिया और इसकी कनेक्टिविटी कर देता हूँ केबल के साथ। ओके, केबल रह गया। तो ARP बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो IP जब रिक्वेस्ट जाता है IP से, तो वो जो स्विच होता है वो क्या करता है, इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो वो उसको रेजुलेट करता है कि भाई मुझे किसको भेजना और किसके मैक एंट्री है मेरे अंदर, तो वो प्रोटोकॉल वहाँ पे काम करता है। जैसे मैं IP फास्ट दे देता हूँ 10.0.0.1 और 2, यहाँ पे मैं IP दे रहा हूँ 2, यहाँ पे मैं IP 3 दे रहा हूँ। तो कोई इतना ये प्रोटोकॉल हार्ड नहीं है समझना, बट तो भी मैंने आपको सिमुलेशन के इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि बेसिकली होता क्या है ARP। ठीक है, मैंने IP दे दिया। अब मैं सिमुलेशन के ऊपर आपको यहाँ पे एक सिंगल पैकेट भेज के यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे आ गया ARP ऑटोमेटिकली प्रोटोकॉल, पिंग तो लग गया बट ARP प्रोटोकॉल आ गया। अब चेक करते हैं, देखो सबसे पहले वापस से ARP, मतलब पहले स्विच पे गया, स्विच पे वो क्या करेगा, मैक एड्रेस फाइंड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वो मैक एड्रेस असाइन करके ऊपर डिस्कवर लिंक के ऊपर काम कर। जैसे हम लोग फिजिकल ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर बात करो तो पहला OSI लेयर की अगर बात करो तो जब हमारा डेटा निकलता है तो फिजिकल के बाद डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर एप्लीकेशन सेशन प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन लेयर पे तो मैपिंग करता है, मतलब मुझे किसको भेजना है, किसके ऊपर काम करना है, एड्रेस यानी वो मैक एड्रेस। तो देखो वापस से यहाँ पे ARP आया, डेटा तो सबके पास गया बट अब ये दोनों के पास तो नहीं मिला, मतलब वो उसका टेबल उसको समझ में नहीं आया, तो वापस से इसको रिक्वेस्ट गई ARP के थ्रू, एड्रेस रेजोल्यूशन मतलब पिंग किया और यहाँ पे उसको सक्सेसफुली डेटा यहाँ पे मिलेगा। बाकी सबको डेटा नहीं मिलेगा बट यहाँ पे अब पिंग होगा, मतलब उसने रिक्वेस्ट भेज दी, बोला कि हाँ भाई मेरा मैक एड्रेस यहाँ पे है, सक्सेसफुली है, मेरा आपको ही देना था, तो देखो उसी पे ही पिंग लगेगा। अब ICMP प्रोटोकॉल यूज होगा, मतलब कनेक्टिविटी चेक करेगा। देखो यहाँ पे सक्सेसफुली आया। तो ARP क्या करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, मतलब ये सिक्योर प्रोटोकॉल है, मतलब जिसको भेजना है डेटा उसी को ही वो भेजता है, उसका ही मैक एंटर करता है, उसकी एक लिस्ट बन जाती है IP से पता चलेगा कि मुझे किसको भेजना है। IP होगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि मुझे किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। तो इस स्विच के ऊपर जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो हमारा ARP यूज़ होता है। देखो वापस से मैं आपको बताऊं, जैसे आप जब फर्स्ट टाइम, अब मैं ये दोनों के बीच में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो देखो ARP प्रोटोकॉल यूज़ हो गया, वो अब आइडेंटिफाई करेगा, डेटा तो हमारे सबको पास फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट फर्स्ट टाइम होगा बट ये दोनों PC को नहीं मिलेगा क्योंकि इसका मैक एड्रेस को रिक्वेस्ट नहीं दी। क्वेश्चन किसने पूछा, इसने पूछा PC 2 ने कि भाई 4 IP जो है 10.4 जो IP उसने क्वेश्चन किया स्विच को, भाई मेरा मैक एड्रेस शोर करो। तो अब इसने वापस से उस स्विच के ऊपर ARP से एड्रेस रेजोल्यूशन किया, बताया कि मेरा IP एड्रेस ये है, तो उसने मैक एड्रेस भी अपना बताया और वो PC को भी बताया कि आप ये मैक एड्रेस को ही भेजना है, तो कहाँ सक्सेसफुल इसी को ही भेजना है। वापस से उसने रिक्वेस्ट पिंग ISMP पैकेट भेजा, फिर उसको वापस से पैकेट भेजा, फिर जाके आपका सक्सेसफुली पैकेट सेंड हो जाएगा। तो ये इस तरह पूरा हमारा ARP प्रोटोकॉल काम करता है, राइट। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद डायनेमिक
मतलब DHCP मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल माना जाता है। इसके अंदर दो भी प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, जैसे एक सर्विसेज यूज़ होती है, एक DNS का भी यूज़ होता है, और NTP होता है हमारा नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है, और DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम भी होता है, डोमेन नेम सर्विस भी होता है। ये दोनों चीज़ें होती है। बट अभी हम लोग फिलहाल बात करेंगे हमारा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, मतलब हमारा DHCP के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? DHCP के बारे में। बेसिकली ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली IP असाइन करता है, हर एक डिवाइस को अलाउ करता है नेटवर्क के अंदर, जो DNS और NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल पे काम करता है। और बेसिकली हमारा जो कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल बेस यूज़ करता है वो UDP और TCP ये दोनों यूज़ करता है, राइट। तो अब यहाँ पे ये दो पोर्ट बताए हैं 67 और 68। 67 जो है वो सर्वर के लिए, यानी क्लाइंट टू सर्वर यूज़ होता है। यहाँ पे DHCP प्रोटोकॉल किस पे काम करता है? क्लाइंट और सर्वर पे ही काम करता है। नॉर्मली एक DHCP सर्वर लगा दिया और उसके साथ क्लाइंट लगाओगे नहीं तो DHCP काम करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे दो पोर्ट इसके लिए बताए गए हैं। 67 जो है वो सर्वर के लिए होता है और 68 जो होता है वो क्लाइंट के लिए होता है, राइट। मतलब जब वो रिक्वेस्ट भेजता है तो 68 से जाता है क्लाइंट, और जब वो एक्सेप्ट करता है तो वो कौन से पोर्ट नंबर से एक्सेप्ट करता है? सर्वर DHCP वो 67 से करता है, राइट। अब इसमें जो एक डोरा प्रोसेस है वो मैं आपको सिमुलेशन के थ्रू बताऊंगा कि डोरा प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है। D फॉर डिस्कवर, O फॉर ऑफर, R फॉर रिक्वेस्ट, A फॉर एक्नॉलेजमेंट। यानी DHCP के अंदर ये जो प्रोसेस है वो डोरा प्रोसेस पे पूरा काम करता है। तो मैं आपको चलो ले चलता हूँ सिमुलेशन के ऊपर कि बेसिकली डोरा प्रोसेस एग्जैक्टली DHCP में काम क्या करता है, ऑटोमेटिकली IP किस तरह असाइन करता है और कैसे असाइन करता है, ठीक है। तो मैं अब आपको वो डोरा प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले मुझे एक सर्वर लेना पड़ेगा अपना खुद का, जिसके अंदर DHCP है, और उसके साथ मुझे क्लाइंट कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने सर्वर ले लिया वापस से, ठीक है, स्विच ले लिया। और उसके साथ मैं करीबन 1 2 3 4 ही PC ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, और कनेक्शन कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे डोरा प्रोसेस इसके लिए बताना चाहता हूँ कि जो DHCP सर्वर है वो पूरा किस पे काम करता है? डोरा प्रोसेस पे ही काम करता है। मतलब ऑटोमेटिकली क्लाइंट को तो असाइन करता ही IP, बट उसके बीच में जो प्रोसेस होती है वो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि डोरा प्रोसेस क्या होता है, डोरा प्रोसेस कैसे काम करता है, किस तरह काम करता है। ये डोरा प्रोसेस ये होता है कि अगर आपके नेटवर्क के अंदर 2-3 सर्वर है और वहाँ पे भी DHCP कॉन्फ़िगर है, तो वो उसको पता चल जाएगा कि भाई मुझे एक सर्वर है तो मुझे ये IP ऑलरेडी किसी को असाइन हो गया है, तो वो IP कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएगा और आपका नेटवर्क स्मूथ चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपना सर्वर कॉन्फ़िगर करके बताता हूँ, क्योंकि सर जब तक आपका DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं होगा तब तक आप क्लाइंट के साथ कनेक्टिविटी कर नहीं पाओगे। तो सर्वर क्लाइंट के बीच में जो प्रोसेसिंग होता है वो हमारा DHCP के थ्रू हम लोग स्टैटिक भी कर सकते हैं, बट अब 50 PC होगा तो आप मैन्युअली IP तो हम लोग देने नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अपना DHCP सर्वर। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्विसेज के अंदर जाऊँगा और ये मेरा DHCP, और जो भी सर्वर का पूल, इसको पहले ऑन कर देता हूँ। मैं एक नया पूल बना लेता हूँ टेस्ट नाम से, यानी सर्वर का नाम दे देता हूँ टेस्ट, और उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल दूंगा 192.168.1.1, ठीक है। उसका स्टार्ट IP रहेगा 192.168.1.2 से, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। ऐड हो गया यहाँ पे, यानी ये डिफ़ॉल्ट गेटवे और स्टार्टिंग IP रहेगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा IP, और इसको सेव कर दिया। इतना आपको करना है। तो ये आपका DHCP बन जाएगा, यानी DHCP पूल बन गया। आपको एक डिफ़ॉल्ट गेटवे, सर्वर का नाम और सर्विस आपको ऑन करनी है, और स्टार्टिंग IP कहाँ से देना है? तो 1.2, सर्वर का IP तो जो है 1.1 ही है। मैं यहाँ पे भी आपको डेस्कटॉप में IP भी देना पड़ेगा, IP कॉन्फ़िग करके। यहाँ पे DHCP नहीं, यहाँ पे स्टैटिक IP, सर्वर के ऊपर स्टैटिक IP चाहिए तो ही वो DHCP एक्सेस कर पाएगा ना। 192.168.1.1, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे वही डाल दूंगा 192.168.1, ठीक है। इतना आपको प्रोसेस करना है। तो आपका मैंने ऑलरेडी इसका प्रैक्टिकल बताया हुआ ही है DHCP का, बट वापस से यहाँ पे डोरा प्रोसेस जो काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब
ये प्रोसेस हो गई। अब मैं क्या करूँगा, एक पीसी को सिर्फ आईपी नहीं दूंगा, बाकी 3 पीसी को आईपी दूंगा। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, डोरा प्रोसेस जो एग्जैक्टली काम कैसे करता है। मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे जाके आईपी कन्फिग, फिर डीएचसीपी पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो डीएचसीपी है सक्सेसफुली रिक्वेस्ट आ गई, 1.2 से आ गया। फिर यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ डेस्कटॉप आईपी कन्फिग, डीएचसीपी पे क्लिक किया मैंने तो 1.3 आ गया। फिर यहाँ पे डेस्कटॉप पे गया, आईपी कन्फिग के अंदर गया, डीएचसीपी सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे 4 आ गया। अब सपोज मान लो कि ये एक नया क्लाइंट आपके नेटवर्क में अटैच हुआ, बाकी सब तो सर्वर ने आईपी प्रोवाइड कर दिया। अब आपने इसके अंदर मैन्युअली कॉन्फ़िगर करके नहीं रखा, बस स्टैटिक आईपी ऑटोमेटिकली आपने रख लिया है। अब उसमें जो डोरा मतलब डी मतलब जो डिस्कवर का मतलब जो यहाँ पे होता है, तो जब ये कनेक्टिविटी होगा ऑटोमेटिकली में जब आप लगाओगे तो वो एक डिस्कवर मैसेज सेंड करेगा, और वह जब डिस्कवर मैसेज सेंड करेगा ना तो यहाँ पे स्विच पे जब आएगा ना तो बाकी सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। क्या करेगा, बाकी सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। बट सिर्फ सर्वर को ही क्यों मिलेगा, जब क्योंकि हमारा जो यूडीपी जो पोर्ट नंबर है वो 68 पे काम करता है क्लाइंट, और हमारा सर्वर जो है वो 67 यूडीपी प्रोटोकॉल पोर्ट पे काम करता है। 67 मतलब 67 वो लिसनिंग करेगा, तो ये सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ सर्वर को मिलेगा डिस्कवर मैसेज। मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे एक आईपी के लिए, तो वो क्या करेगा, सर्वर वापस से एक ऑफर भेजेगा। यानी ओ डोरा के बाद डिस्कवर तो मैंने कर दिया, अब ये ऑफर करेगा मुझे, क्या करेगा, एक आईपी एड्रेस मुझे ऑफर करेगा। तो वो ऑफर भी मैसेज जब आएगा तो ये पोर्ट पे आएगा, तो ऑफर सारे पोर्ट पे सेंड होंगे तो ये इनको भी मिलेगा, बट इन सबको तो आईपी मिला हुआ ही है। क्या हुआ है, ये सबको तो आईपी मिला हुआ ही है। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो वो कहेगा कि इसका मैक एड्रेस भी, इसका मैक एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। जब डिस्कवर करता हूँ तो इसका मैक एड्रेस मुझे मिल ही जाता है, तो वो उसका मैक एड्रेस स्टोर करके वो ऑफर भेजता है कि आपको ये आईपी मिलेगा। तो फिर क्लाइंट क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है, आर मतलब रिक्वेस्ट करता है वापस से, तो वापस से आपका डेटा स्विच पे आता है तो डेटा ब्रॉडकास्ट होता है। तो वापस से मैं बता दूं कि आपका जो क्लाइंट पीसी है वो 68 नंबर पोर्ट पे यूडीपी पे काम करता है, और जो सर्वर है वो लिसन कौन से पोर्ट पे करता है, 67 पे करता है। तो जब वो रिक्वेस्ट वापस से सर्वर के पास भेजेगा तो क्लाइंट ये कहेगा हाँ आप मुझे ये आईपी एड्रेस एलोकेट कर दो। तो वो जब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो रिक्वेस्ट सब पे पास है बट सर्वर ही लिसन करेगा, तो जब वो लास्ट में फाइनली जब वो अपना एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ आप ये आईपी एड्रेस आपको ये मिलेगा, जब वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करके यहाँ पे आएगा तब जाके आपका एक पर्टिकुलर आईपी असाइन हो जाएगा जो डीएचसीपी के अंदर। तो ये होता है हमारा डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस के अंदर यही होता है, सारे डेटा हमारा ब्रॉडकास्ट होते हैं, बट ब्रॉडकास्ट होता है बट जिसको कनेक्ट करना है, जिसकी मैक एड्रेस और जिसको क्योंकि 68 और 67 दोनों पोर्ट अलग अलग है, तो क्लाइंट मशीन जो है हमारा 68 पे यूडीपी पे काम करता है, और हमारा जो सर्वर जो है लिसन करता है वो 67 पे। तो इसके लिए जो डेटा का जो प्रोसेस होता है वो हमारा जो आईपी ऑटोमेटिकली जो असाइन होता है वो किसके थ्रू होता है, हमारा डोरा प्रोसेस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, पहले डिस्कवर किया जाता है, तो डिस्कवर होने के बाद सर्वर के पास जाता है, सर्वर क्या करता है उसको ऑफर करता है एक आईपी सारे डेटा को, बट उसके पास मैक एड्रेस तो उसी के पास जाएगा। फिर वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ आप मुझे ये आईपी एड्रेस एलोकेट कर सकते हो। तो सर्वर क्या करता है, उसको एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ आपको ये आईपी मिल गई है, आप हमारे नेटवर्क के साथ जुड़ गए, आप अपने नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो सेम चीज़ वही, जैसे ही आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करते हो तो जब आईपी कन्फिग पे आते हो और डीएचसीपी पे जैसे ही आप पहला क्लिक करते हो तो पहला डिस्कवर होगा, फिर ऑफर होगी। यहाँ तो फास्टली आपको मिल गया, ऑफर होगा, फिर रिक्वेस्ट जाएगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ आप मुझे एलोकेट कर दो, फिर जाके सर्वर आपको एक्नॉलेजमेंट देगा, फिर जाके आपका डीएचसीपी को आईपी मिल जाएगा, जैसे 192.168.1.1 पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया और डीएचसीपी का जो डोरा प्रोसेस होता है वो मैंने आपको अच्छे से सिमुलेशन के थ्रू बताया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, वो भी मैंने बता दिया। और रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो पोर्ट के बारे में बताया, तो पोर्ट का काम दोनों अलग अलग होता है, तो ध्यान दीजिएगा। और डोरा प्रोसेस खास कर पूछा जाता है, डीएचसीपी के अंदर डोरा प्रोसेस क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जो मैंने एक्सप्लेन किया वो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करके भी बताया, और आपको डीएचसीपी का
पूरा डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट क्या होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करते। तो ये था DHCP मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल आपको बताया। उसके बाद जो है IMAP4 मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या है कि अब जैसे आप ये भी अपना मेल सर्वर ही मतलब इनकमिंग जो हम लोग मेल रिसीव करते हैं वो POP3 से भी करते हैं, बट हमारा IMAP से भी होता है। आपके फ़ोन के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने फ़ोन में जीमेल लॉगिन किया हुआ है, आप अपने सिस्टम में लॉगिन कर रहे हो तो जो आपके सिस्टम में मेल आया आपके फ़ोन में नहीं आया, ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि IMAP जो है वो मल्टीपल डिवाइस पे काम करता है, मल्टीपल डिवाइस के ऊपर वर्क करता है IMAP। मतलब आपके फ़ोन के अंदर भी जो मेल आया है वो सिस्टम के अंदर भी आपको मेल बताएगा। तो ये प्रोटोकॉल भी काम करता है। ये प्रोटोकॉल जो काम करता है एक 443 पे भी काम करता है और 993। ये आप कहाँ पे यूज़ करोगे? जब आपका आउटलुक जब कन्फिगर होता है ना, तब वहाँ पे ये सारे सिक्योरिटी पोर्ट्स यूज़ किया जाता है। मुझे किस पोर्ट से भेजना है, किस पोर्ट से नहीं भेजना है, वो सारे। बट ये भी IMAP जो है वो न्यू है मैसेजेस एप्लीकेशन के। हमारे फ़ोन के अंदर जो कन्फिगर होता है ऑटोमेटिक मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहता है हमारा जीमेल। तो वो आपके जो मेल आए वो भी मेरे फ़ोन में भी आएगा। मतलब मेरे सिस्टम में जो मेल है वो मेल ID लॉगिन मेरे PC में भी है और मेरे मोबाइल में भी है। कभी ऐसा किया कि आपने फ़ोन में लॉग आउट किया तो आपके सिस्टम में लॉग आउट हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जो आपके मेल के ऊपर जो मेल आया है वो मेल आपके फ़ोन पे नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए इन लोगों ने जो इन्वेंट किया था IMAP4, POP3 के अंदर मल्टीपल डिवाइस ने सिंगल डिवाइस पे काम करता था, तो इन लोगों ने नया वर्जन निकाला IMAP4 मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये भी प्रोटोकॉल हमारे लिए बेस्ट है। अगर ये भी पूछा जाए तो आप एक्सप्लेन ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद है हमारा SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या होता है कि हमारे जो नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं उसके अंदर ऑल ओवर जो कम्युनिकेशन वो सब चीज़ें वो हमारा कौन प्रोटोकॉल करता है? SNMP करता है। मतलब ये भी प्रोटोकॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे स्विच लगे होते हैं, हब लगे होते हैं, राउटर लगे होते हैं, वो सब एनालिट करके सारे डेटा को प्रॉपरली कम्युनिकेशन करवाना ये प्रोटोकॉल का काम है। जो प्रोटोकॉल है हमारा SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और वो कौन से ये दोनों हार्डवेयर बेस पे भी काम करता है और सॉफ्टवेयर बेस पे भी काम करता है। तो ये जो पोर्ट नंबर है वो यूज़ करता है 161 पोर्ट नंबर है, जिससे तुम्हारे सारी चीज़ें को यूज़ करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज फॉर द कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट ओवर IP। मतलब जो IP से जो कनेक्टेड है उसको सारा मेंटेन और कम्युनिकेट सही तरीके से करवाना वो हमारा SNMP मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का काम है। तो ये भी आप याद रख लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद जो आता है हमारा TFTP ट्रैवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ट्रैवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, ये भी हम लोग फाइल सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। बट ये विदाउट ऑथेंटिकेशन पासवर्ड बगैर भी आप अपना फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। FTP के अंदर क्या एक यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना पड़ता है, बट यहाँ पे सिर्फ यूज़र नेम पे क्लाइंट को एक्सेस दे दोगे तो वो आराम से रिमोट होस्ट से वो एक्सेस कर सकता है। विदाउट पासवर्ड विदाउट परमिशन के वो एक्सेस कर सकता है अपने फाइल को। तो ये कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है? हमारा 69 पोर्ट नंबर पे काम करता है। कौन से पोर्ट पे काम करता है? 69 पोर्ट पे काम करता है, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो लास्ट में जो प्रोटोकॉल मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है हमारा DNS। और DNS का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो DNS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म अगर बताते हैं डोमेन नेटवर्क सिस्टम भी होता है, डोमेन नेम सिस्टम भी होता है। अब बेसिकली कैसा है कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पहले हमारे पास फ़ोन टेलीफोन लाइन थे, तो उसके अंदर हम लोग नंबर स्टोर करने के लिए एक डायरी रखते थे या डिक्शनरी थी जिसके अंदर हम लोग सर्च करते थे, भाई इसका नाम ये नंबर है, इसका नंबर लिख के रखते थे तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अभी के ज़माने के अंदर अभी जनरेशन ऐसा है कि हमारे फ़ोन के अंदर सारी चीज़ें हम लोग आई थिंक अभी कोई लोग डायरी लिखते भी नहीं है, कोई भी चीज़ें करते भी नहीं, याद भी नहीं, मोबाइल के अंदर सर्च कर लेते। जैसे आप अपने मोबाइल में गूगल के अंदर बोलते हो कि भाई मुझे अपनी मॉम को कॉल लगाने थे, कॉल मी मॉम, तो वो वही नेम से वो नाम एड्रेस फाइंड करके देता है और उसी बंदे को ही वो कॉल करता है। तो मैं आपको यहीं पे ये बताना चाहता हूँ DNS क्या करता है,
IP टू नेम एंड नेम टू IP के अंदर कन्वर्ट करके आपको देता है। जैसे मान लो कि एग्जांपल देता हूँ कि आप हर रोज़ कहीं ना कहीं वेब ब्राउज़र वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे www.google.com, facebook.com, youtube.com, ये सारी चीज़ें आप सर्च करते हो, बट बेसिकली वो आता कैसे है, किस तरह आता है। अब एक उसके लिए एक DNS में एक पर्टिकुलर IP होता है, वो IP से ही आपको, अब सपोज मान लो कि आपके पास नेम ना होता, तो जैसे आपको यूट्यूब का नाम ना होता तो आप हर एक बंदे को तो याद नहीं रहेगा। जैसे IP पर्टिकुलर एक एग्जांपल दूं कि 192.168.1.1, अब ये IP यूट्यूब का है, तो आप सपोज मान लो हर एक जगह यूट्यूब पे IP ये लोग एंटर करें तो कितने लोगों को पता भी नहीं चलेगा किस तरह डालना है। बट ऐसी सिंपल भाषा के अंदर हमको कन्वर्ट करके देता है हमारा DNS, जिससे वो पता चले कि भाई ये बंदा इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे आप सर्च करते हो www.google.com, तो वो क्या करता है, एक QR DNS होता है, वो उसको सर्च करके अपने ISP पे जाता है, तो देखता है कि भाई बंदे ने क्या रिक्वेस्ट डाला है, तो वो अपने डिक्शनरी में चेक करेगा यूट्यूब है तो अच्छा यूट्यूब है, आपके पेज स्क्रीन के ऊपर ला देता है। तो मतलब ये यही है कि अगर नेम नहीं होता, कोई भी वेबसाइट का नेम नहीं होता, आप सपोज मान लो कितनी सारी वेबसाइट होती है, तो आप वेबसाइट को अगर नाम नहीं होता, IP एड्रेस होता, तो आपको ना याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसके लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल यही काम करता है, तो IP टू नेम एंड नेम टू IP के अंदर कन्वर्ट करके देता है। जैसे आप ब्राउज़र पे सर्च करते हो, तो जो भी आप ब्राउज़र पे सर्च करते हो तो उसकी कैच मेमोरी होती है, तो उसको स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। जब भी आपको वेबसाइट ओपन करना है तो तुरंत आपको ओपन करके फास्टली आपको दे देता है। बट इनकेस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कभी आपके सिस्टम में मैनुअल अटैक हो गया हो, तो वो क्या करेगा कि जब भी आप facebook.com ओपन करते हो बट दूसरा कुछ ओपन होता है, तो वो उसकी IP को चेंज कर देता है। वो जो वायरस था वो IP को चेंज कर देता है कि भाई ये IP इसको नहीं मिलते, तो वो दूसरी पेज को ओपन किया, पेज नॉट फाउंड कर देगा। तो उससे क्या हो जाए कि आप अपने सिस्टम को क्लीन कर दो या अपने ब्राउज़र को क्लीन कर दो, तो वापस से आप एक बार एंटर करोगे तो वापस वो IP उसका स्टोर कर लेगा सारी चीज़ें। तो जो आप वापस से जब facebook.com ओपन करोगे तो आपका फ्रेश ओपन हो जाए, क्योंकि दुनिया के अंदर तो कितने ऐसे सर्वर पड़े हैं कि आपको कितने सारे ऐसे वेबसाइट है, तो वही सब वेबसाइट को याद रखने की आपकी ज़रूरत है। वो सर्वर है तो DNS वो सबको मेंटेन करता है। जैसे आप मानते हो जो GoDaddy की जो एडवर्टाइज आती है, वो उसमें क्या होता है, डोमेन नेम ही होता है ना, कि पर्टिकुलर वेबसाइट बना के अब उसके साथ एक आपको IP एड्रेस भी मिलता है। क्या मिलता है? एक न्यूमेरिक IP एड्रेस भी मिलता है, जिससे आइडेंटिफाई हो सकता है कि भाई, क्योंकि आप जो लैंग्वेज समझते हो वो मशीन तो नहीं समझ सकती है, नहीं, मशीन तो बाइनरी लैंग्वेज समझती है। तो DNS यही करता है कि जो आपका जो सिंपल जो भाषा है उसको कन्वर्ट करके वो सर्वर पे ले जाएगा और उसको IP के हिसाब से फाइंड करके आपके सामने वो ओपन करता है। तो ये DNS बेसिकली बहुत बड़ा है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट सर्वर और CCNA जब पढ़ोगे तो उसके अंदर जो DNS का कॉन्फ़िगरेशन भी आता है, तो वहाँ पे आपको देखो। बट यहाँ पे सिर्फ प्रोटोकॉल का काम यही है, IP टू नेम एंड नेम टू IP के अंदर कन्वर्ट करने का काम हमारा DNS का, और वो जो है 53 नंबर के पोर्ट पे वो काम करता है, राइट। तो मैंने सारे प्रोटोकॉल्स आपको समझा दिए, प्रोटोकॉल्स क्या होता है वो भी बता दिया। जहाँ पे सिमुलेशन की ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने आपको सिमुलेशन करके भी बता दिए, कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है, पोर्ट का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा जो टॉपिक का जो समरी अब देख ले, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है वो उसके बारे में मैंने आपको बताया। सेटअप्स ऑफ रूल ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन का जो रूल्स होता है उसके बारे में बताया। पोर्ट नंबर के बारे में बताया मैंने, उसके कितने पोर्ट्स होते हैं वो जाना। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स बताए, कितने टाइप्स के प्रोटोकॉल्स आते हैं, कौन से प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज़ होता है, कितने उसका पोर्ट नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। फिर उसके बाद मैंने आपको उसके बाद सारे सिमुलेशन करके भी बताया, सारे प्रोटोकॉल्स भी मैंने आपको प्रैक्टिकल्स करके बताए सारी चीज़ें। जैसे DHCP का डोरा प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन आपको ARP का भी मैंने बताया, ARP के अंदर किस तरह वो काम करता है प्रोटोकॉल, उसके बारे में। फिर आपको HTTP बेसिकली कैसे करता है उसके बारे में भी मैंने आपको सिमुलेशन करके बताया, राइट। तो ये जो मैंने आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल आपको मैंने एक्सप्लेन किया, जो भी प्रैक्टिकल सिमुलेशन किया, अगर आपको उसमें कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो forum.learn1.com पे। तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। मतलब हमारा जो फायरवॉल है वो कैसे काम करता है और किस तरह वर्क करता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन
फायरवॉल के अंदर या नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।